तो देखो अच्छा एक्चुअली क्या है कि लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे और आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। और इंडक्शन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, बताना बच्चों। एक कॉइल में अगर कोई चेंज आए तो उसकी वजह से दूसरे कॉइल पे जो करंट इंड्यूस होगा, एक कॉइल में अगर करंट चेंज हो तो दूसरे कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसे कहते हैं फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसके अंदर हमने एक तो कॉन्सेप्ट पता है, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन और एक होता है म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या क्या फर्क होता है बच्चे दोनों में, बताना। बोलो बोलो बच्चे बोलो। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्या फर्क होता है बच्चों इन दोनों में, बताओ। म्यूचुअल इंडक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या फर्क होता है? कोई बच्चा बोलेगा ही नहीं बच्चों, बोलो भाई कोई। सर म्यूचुअल इंडक्शन एक फिनोमेना है और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये बताता है कि एक कॉइल दूसरी कॉइल से कितना रिलेटिव है हाँ, या तो फिर कितना क्या था बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दो सॉलोनॉइड्स का क्या था? म्यू नॉट N1 N2 A1 L, ये था। इनर कॉइल का एरिया लेते हैं। अब हमें ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, बट ये दो सोलेनॉइड का था। सोलेनॉइड का, ऐसे सोलेनॉइड से इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस था। हमें दो सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं निकालना, हमें दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ऐसे दो कॉइल्स हैं, यूं। इनका क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, इसका एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, करें बच्चों? सर किसका निकालना है इस बारी? दो सर्कुलर वायर्स हैं, सर्कुलर वायर, ओके। सर्कुलर कॉइल। ये सोलेनॉइड नहीं है, सोलेनॉइड नहीं है, एक कॉइल है और एक और कॉइल है। इनका आपस का निकालना है। अब दोनों का आपस में कैसे एसोसिएटेड होगा? वन कॉइल हो गई, ये सेकंड कॉइल हो गई। एक का रेडियस R1 हो जाएगा, एक का रेडियस R2 हो जाएगा। तो दोनों का आपस में एसोसिएट कैसे होगा? एक्चुअली में मान लो बच्चों, जैसे ये है, ये सेकंड कॉइल है, आउटर कॉइल, और ये इनर कॉइल है। R1 R2, इनर कॉइल और ये आउटर कॉइल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाहर वाली अगर कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो अंदर के पूरे रीजन में फील्ड होगी। अगर बाहर वाली कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो अंदर के पूरे रीजन में फील्ड होगी। सर्कुलर कॉइल की फील्ड के बारे में हमने पढ़ रखा है बच्चों। सर्कुलर कॉइल होता है, उसकी फील्ड होती है ऐसे, देखो फील्ड होती है, ऐसे करके फील्ड पड़ते थे, ऐसे फील्ड होती है। तो बाहर वाली कॉइल में अगर करंट फ्लो करेगा तो अंदर वाली में, तो अंदर वाली मतलब कि हमने अंदर वाली को 1 माना हुआ है और बाहर वाली को 2 माना है। तो फ्लक्स ऑफ फर्स्ट डिपेंड्स ऑन करंट ऑफ सेकंड, बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न एक ही है क्योंकि एक सिंगल सर्कुलर कॉइल है। तो हेयर द नंबर ऑफ टर्न इज ओनली 1, तो यहाँ n नहीं आएगा। और प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, इसे कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये आ जाएगा। ऑल दो 1 रिस्पेक्ट टू 2 या 2 रिस्पेक्ट टू 1 कोई फर्क नहीं होता, बात तो बराबर ही होती है। तो कोई खासा अच्छा खासा फर्क नहीं होता। M12 निकालो, M21 निकालो, इसको नीचे ले आएंगे। M12 क्या आ जाएगा? 5/1/I2 आ जाएगा। अब फ्लक्स लेंगे, फ्लक्स लेंगे
फील्ड किसकी लेंगे? फील्ड लेंगे सेकंड की। एरिया किसका लेंगे हम? फर्स्ट का। और कॉस थीटा लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? फील्ड जिसकी वजह से करंट है उसकी ली जाती है। तो यहाँ पे करंट किसकी वजह से? करंट सेकंड कॉइल की वजह से है। सेकंड कॉइल की वजह से, तो वो फील्ड उसकी लेंगे। और एरिया जिसका लेंगे, जिसका हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। यहाँ कॉस थीटा लोगे तो कॉस थीटा यहाँ पर फिर से कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। ऑल्दो आप चाहो तो देख सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो इस चीज़ को। सेंटर पे अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, आउटवर्ड होती है, और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड ही होता है, तो 0 हो जाएगा ये। मैग्नेटिक फील्ड आप पुट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर और यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सिर्फ इस डेरिवेशन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ म्यू नॉट एन आई लगती थी, यहाँ ये नहीं आएगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट I2 बाय 2R2। क्यों? क्योंकि सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड यही होती है। एक सिंगल सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड ये होती है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे, सोलेनॉइड नहीं है ये, सिंपल वन सिंगल कॉइल है। और एरिया क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा? I2 आ जाएगा। अब काट दो इसको, काटोगे तो क्या आ जाएगा? I2 कट जाएगा। क्या आ जाएगा कट कटा के? M12 क्या आ जाएगा? म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाय 2R2, ये आ जाएगा। अब चाहे म्यू M12 ले लो या M21 ले लो, मैंने आपको बता रखा है कि दोनों बराबर ही होता है, सब सेम ही होता है। एक छोटा सा एक्सप्रेशन होता है निकालने को, कभी कभी एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे दिखा देते हैं आपको। एग्जाम्पल में दे रखा है, टू कंसेंट्रिक circular coils, one of small radius and another large radius, face coaxially mutual inductance of argument, ऐसे दे रखा है। तो ये आ जाता है। कोई डाउट किसी को इसके अंदर? हेलो, कोई डाउट किसी को? बच्चों बोलो हेलो। अरे बोलो भाई, किसी को डाउट? तो बोलेगा बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है तो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या टॉपिक है? आप देखो बच्चे, यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ें जान ली हैं और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं नोट्स के में जो है। जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना क्या होता है, फिनोमेना के बारे में पढ़ लिया है हमने। ये देख लिया है फॉर्मूला कैसे आया, ये पढ़ लिया हमने। हमने कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनॉइड का निकाल लिया है और ये डायरेक्शन कर लिया पूरा का पूरा। अब एक्चुअली क्या है बच्चों, अब हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है। किस चीज़ का एक्सप्रेशन निकालना है? कितना ईएमएफ जनरेट होगा सेकंड कॉइल में, इसका एक्सप्रेशन निकालना है। कि भाई अगर जैसे एक में चेंज हो, देखो वैसे इसमें आप ये भी पढ़ो, हमने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। ये होता है म्यू नॉट N1 N2 L1 के बीच में रिलेशन बताता है। किसके फैक्टर पर डिपेंड करता है? कि उनकी प्रॉक्सिमिटी कितनी है, कितना पास कॉइल्स हैं। जितना ज़्यादा पास होंगे आपस की, उतना उनका म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो अब आखिरी जो टॉपिक है वो बचा क्या है? हमने म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पढ़ लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में जान लिया और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकाल लिया। क्या होता है, सोलेनॉइड का कैसे निकाला जाता है अलग अलग केस में, जैसे ये फॉर्मूला आ जाता है। अब ये आएगा, एक चीज़ बची। जैसे हमने कहा कि एक कॉइल में अगर आप करंट चेंज करो तो दूसरे कॉइल में उसका असर पड़ेगा, तो कितना असर पड़ेगा? तो जैसे एक कॉइल में हमने करंट को, फर्स्ट कॉइल में अगर हमने करंट को चेंज किया, हमने कहा, तो उसकी वजह से सेकंड कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, I2 इंड्यूस होगा। तो कितना इंड्यूस होगा, ये कैसे निकाला जाए? या करंट इंड्यूस से सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, तो कैसे निकालें? तो इसका एक तरीका है बच्चों। जैसे मान लो हम आमतौर पे कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि ये है हमारा एक्सप्रेशन, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ऑफ फर्स्ट कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू I1। ये कहाँ से आया? ये लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो एक्सप्रेशन था कि फ्लक्स
करंट पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल डेटा की कांस्टेंट लगाया था हमने। अच्छा, अब इसमें M12 या M21 लिखने की कोई ज़्यादा नीड नहीं है, मैंने आपको बता रखा है कि वो सेम ही होता है। मेरी आवाज़ आ रही है ना बच्चों? भाई कोई हाँ बोल दो, तो चलो मैं पढ़ाए जा रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो इसको हम, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम मान लो कहते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि हमने एक केस लिया है कि सेकंड कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, बट फर्स्ट कॉइल में मान लो देयर इज नो करंट, बट इफ देयर इज चेंज इन करंट थ्रू सेकंड कॉइल, अगर सेकंड कॉइल में करंट चेंज होगा तो उसके चेंज की वजह से ईएमएफ फ्लक्स चेंज होगा या जो भी होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, दूसरी कॉइल में, फर्स्ट कॉइल में करंट इंड्यूस होगा या वोल्टेज इंड्यूस होगी और ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कितना होगा ये कैसे निकालें? तो सबसे पहले अच्छी एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन आपके सामने है। अब एक्चुअली क्या है, एक काम करते हैं, जैसे N1 इज इक्वल टू M/I2, इसको दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, dt बाई dt लगा देते हैं। ऐसे ऐसे क्यों किया, अभी बताते हैं ऐसे क्यों किया हमने। अब यहाँ पर क्या है कि जब जिस इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से शो करें, जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा। जैसे ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये फिक्स्ड होता है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। फ्लक्स चेंज होता है तो डिफरेंशिएशन के अंदर रहेगा, और ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और करंट चेंज हो सकता है अंदर रहेगा। अब मान लो हम दोनों में एक नेगेटिव साइन दोनों को लगा दें, यहाँ पर दोनों में नेगेटिव साइन लगा दें, नेगेटिव साइन यहाँ लगा दिया, नेगेटिव साइन। अब ये एक्सप्रेशन कहीं देखा देखा शायद लगेगा आपको, कहाँ देखा रहेगा, हमने फैराडेज लॉ पढ़ा है। फैराडे लॉ में ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, -N/d∅dt। ये फैराडे लॉ होता है, ये बताता है कि अगर फ्लक्स चेंज होता है तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अगर ये एक्सप्रेशन ईएमएफ इंड्यूस्ड का है तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाता है इसका। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर सेकंड कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, जैसे कि हमने कहा सेकंड कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो फर्स्ट कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से E1, उसकी वैल्यू इतनी है। कितनी है? E1 इज इक्वल टू -N1 d∅1/dt। ये तो फैराडे लॉ कहता है कि फ्लक्स चेंज होकर सर। बट यहाँ पर हमें क्या फॉर्मूला मिला है, यहाँ एक्स्ट्रा क्या फॉर्मूला मिला है, यहाँ एक्स्ट्रा ये फॉर्मूला मिला है, ये E1 इज इक्वल टू -N/d∅dt। ये तो फैराडे लॉ में हमने पढ़ा ही था, बट यहाँ पर ये मिला है इज इक्वल टू -M/di2/dt। कोई डाउट बच्चों इसको लेके? समटाइम्स दिस फॉर्मूला कैन बी ऑल्सो रिटेन इन फॉर्म ऑफ डेल्टा। अगर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में नहीं लिखना है तो डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि n डेल्टा फाई बाय डेल्टा t इज इक्वल टू -M डेल्टा i बाय डेल्टा t। ऐसे भी लिखा जा सकता है। कई बार इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कई बार जैसे अगर सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा उठा लिया, जैसे ये टाइम काट दिया, ये उठा लिया, टाइम नीचे से काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, n डेल्टा फाई इज इक्वल टू M डेल्टा i। एक फॉर्मूला बन जाता है। और क्या क्या किस किस का यूज है सब बता देते हैं बच्चों। जैसे कि खासकर मेनली दो फॉर्मूले, मतलब ये तो एक ही फॉर्मूला हो गया और ये दूसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि इसको या इसको I1 I2 से लगा दें, I1 आएगा यहाँ, I2 ये I1। ये बता रहा है कि अगर सेकंड कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है सेकंड कॉइल में, तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है फर्स्ट कॉइल। तो डाउट बोलो बच्चों, न्यूमेरिकल दें? चलो न्यूमेरिकल चालू करो। आज बच्चों बस इतना ही पढ़ेंगे, बस न्यूमेरिकल वगैरह करो, फ्री कर देते हैं अभी। लो बच्चों 6.9 क्वेश्चन।
कर रहे हो बच्चों? विचार हो गया बच्चे? चलो आगे बढ़े। इसमें एक पार्ट और ऐड कर लेना बच्चे 6.9 में। अगर ये जो करंट चेंज हुआ है, जो करंट चेंज आया है, इसमें टाइम जो लगा है वो 0.1 सेकेंड लगा है, तो ईएमएफ इंड्यूस भी बता देना। हो गया बच्चों? बाकी बच्चों हो गया बच्चों? चलो मैं कर देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें? चेंज इन फ्लक्स पूछा हुआ है। तो एन डेल्टा फाइव इज इक्वल टू एम डेल्टा आई। नंबर ऑफ टर्न कितने दिए हुए हैं? कुछ नहीं दिया हुआ। वन कॉइल ले, एन वन ले लो। डेल्टा फाइव इज इक्वल टू एम डेल्टा आई। डेल्टा फाइव कितना है? 0.1। डेल्टा आई कितना है? इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम, अरे टाइम तो दे रखा है, एक मिनट को टाइम दे रखा है, चलो टाइम हटाओ। टाइम तो 0.5 सेकंड दे रखा है, ये मैं उससे निकाल लूँ ऊपर वाले टाइम से। ऊपर वाले टाइम से निकाल देंगे। तो फ्लक्स चेंज कितना आ जाएगा? एम डेल्टा आई कितना हुआ है? 20। कितना आ जाएगा ये? 30 वेबर का फ्लक्स चेंज हुआ है। ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है एन डेल्टा फाइव है डेल्टा आई माइनस में, या फिर एम डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। कुछ भी लगा दो दोनों में से, आपके सब चीज़ें ही हैं, तो जो अच्छा लगे लगा दो। अच्छा, अगर मान लो पीछे वाला लगाते हैं तो माइनस एम। एम कितना है? 1.5। डेल्टा आई करंट में कितना चेंज आया? 20। और टाइम कितना है? 0.5। 3 आ जाएगा, माइनस 60 वोल्ट आ जाएगा। समझे बच्चे या नहीं समझे? ईएमएफ इंड्यूस दूसरी कॉइल में कितना होगा? ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? माइनस 60 वोल्ट। अच्छा अच्छा, अब ये जो माइनस 60 वोल्ट है, इसका कोई मतलब बताएगा आप में से? क्या मतलब है? माइनस क्यों आया? हेलो 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 भाई, कोई बच्चा बताएगा कि माइनस 60 क्यों आया? माइनस 60 का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ माइनस 60। हेलो। वो कॉल उल्टी डायरेक्शन छोड़ी है शायद सर, पता और नहीं। कोई डन। बच्चा बताएगा माइनस 60 का क्या मतलब है? ईएमएफ इंड्यूस माइनस 60 आया। अच्छा, इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक कॉइल में अगर करंट 0 से 20 एम्पेयर बढ़ रहा है, तो दूसरी कॉइल में उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो भी माइनस 60 का। इसका क्या मतलब है? कोई बच्चा बताएगा? देखो अच्छा, हम बताते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे एक कॉइल में अगर करंट बढ़ रहा है एक गिवन डायरेक्शन में, जैसे इस राइट साइड डायरेक्शन में करंट जा रहा है और वो बढ़ रहा है, उसमें बैटरी सोर्स कनेक्टेड है, और दूसरे कॉइल में कोई बैटरी सोर्स कनेक्टेड नहीं है। दूसरी कॉइल में कोई बैटरी सोर्स कनेक्टेड नहीं है, और
दूसरे में फिर अगर एक में करंट चेंज हो रहा है तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट दूसरे में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन का होगा, और उसमें जो करंट होगा वो पहले के अपोजिट फ्लो करेगा। जैसे एक में जो करंट है वो राइट साइड जा रहा है और बढ़ रहा है, तो दूसरे में करंट जो फ्लो होगा ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा लेफ्ट साइड में, अपोजिट, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इंडक्शन होगा अगर बढ़ रहा है तो, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेंस लॉ हमेशा ये कहता है जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करना। तो अगर एक कॉइल का करंट बढ़ रहा है, एक कॉइल का करंट बढ़ रहा है दूसरे जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो दूसरी कॉइल में उसकी वजह से जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा वो उस कॉइल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा चलो, मेरा एक क्वेश्चन है, इसका जवाब देना बच्चों। अगर यहीं पर उस कॉइल में, जिस कॉइल की हम बात कर रहे हैं जिसमें करंट 0 से 20 एम्पेयर गया, अगर उल्टा होता, 0 से 20 की जगह 20 से 0 एम्पेयर होता, करंट उसी कॉइल में रिड्यूस हो रहा होता। तो करंट रिड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो ही रहा है, तो दूसरी कॉइल में इंडक्शन होगा, बट दूसरी कॉइल में अब जो इंडक्शन होगा उसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? बोलो बच्चे बोलो। सर एक बार से पूछो क्वेश्चन। मैं बच्चे बता रहा हूँ, जैसे अगर मान लो जैसे एक कॉइल में करंट बढ़ रहा था, तो बढ़ रहा था तो दूसरी कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ उसको अपोज करने के लिए वो बढ़ते हुए करंट की डायरेक्शन में ना होके उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ, जैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। बट मान लो उल्टा होता, जैसे इस क्वेश्चन में तो जो कॉइल है हमारी, जो मेन कॉइल है उसमें करंट 0 से 20 जा रहा था, बट मान लो उसमें 20 to 0 एम्पेयर करंट हो रहा होता, कम हो रहा होता, करंट करंट रिड्यूस हो रहा होता, तो क्या सिचुएशन होती? तो जो दूसरी कॉइल में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती और क्यों सर वो होती? करंट बढ़ाने की कोशिश करता है सर। सर सब आगे। करंट बढ़ाने की कोशिश करता है, उल्टा होता है बस। तो एक्चुअली अगर इसी कॉइल में करंट बढ़ने की जगह घट रहा होता तो वो दूसरी कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड होता है वो सिमिलर डायरेक्शन में ही होता, उल्टा जिस डायरेक्शन में उसका घट रहा है उसी डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा होता, क्योंकि अब वो घट रहा है तो उसको सपोर्ट करना है, तो उसी की डायरेक्शन में उसका साथ देना है। बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट फ्लो करना है। लेंस ये तो कहता है बच्चों, बीच का जो फ्लक्स है उसको कैसे भी मैनेज करना है। तो ये बच्चों ये कहानी होती है इसकी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। खैर इसकी कहानी बहुत बहुत अजीब सी है बच्चों, बहुत मतलब डीपली जाओगे तो बहुत मत्थापच्ची है इसके अंदर और भी। तो खैर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक बच्चे खत्म करते हैं फिलहाल, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। अभी आप लोगों की क्लास भी गई होगी। ओके बच्चों, बाय। ओके सर। बाय।